नमस्कार, मैं आपकी दोस्त सोनाली राज, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर, एक ऑथर। हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज जीएस स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है, जहां पर आपकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक प्रतियोगी परीक्षाओं के यदि मेंस पे लिख रहे हैं तो भी हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको आपकी सफलता के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे। यदि आपका भाग्य आपको नींबू दे रहा है तो आप उस नींबू को निचोड़कर शरबत बना लीजिए। यदि आपका भाग्य आपको कठिन परिस्थितियां दे रहा है, मुश्किलें दे रहा है, दुख दे रहा है, तो आप इन मुश्किलों को अवसर बना लीजिए। ना ही मैदान छोड़कर भागिए और ना ही हार मानिए और ना ही अपनी मुश्किलों के लिए किसी से शिकायत कीजिए। जी हाँ दोस्त, जिन्हें सफल होना होता है, जिन्हें कामयाब होना होता है, वो अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत जंगल में भी मंगल कर जाते हैं, यहाँ तक कि समुद्र में भी पत्थर के पुल बना जाते हैं। तो दोस्त, आप अपनी सफलता के लिए तब तक ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहें जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है भारत में संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा के गठन की सीरीज पार्ट 9 में हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। दोस्त, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी है और इंडियन पॉलिटी में भी है, यानी आज हम दोनों चीजें एक साथ पढ़ेंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों एक साथ मिलेंगे। इस टॉपिक में हम लोग भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में देखेंगे और इस अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में देखेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ा था, क्योंकि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ब्रिटेन की संसद ने जो है एक अधिनियम पारित किया जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। तो पिछली वीडियो में आप माउंटबेटन योजना के बारे में हमने डिटेल से बताई है, आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पर। लॉर्ड बवेल जो कि भारतीय जटिलता को सुलझाने में नाकाम रहते हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लॉर्ड बवेल को ब्रिटेन वापस बुला लिया और उनके स्थान पर एक तेज तर्रार और नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें यानी 34वें गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं। ये एक ऐसे गवर्नर जनरल रहते हैं जो भारत में शासन करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि भारत की जटिलता को सुलझाने के लिए आए थे। इसलिए फ्रीडम एट मिडनाइट यानी आज़ादी आधी रात को एक पुस्तक है जिसकी लेखिका लैरी कॉलिंस और डोमिनिक यूपर्टले हैं। इसमें जो है माउंटबेटन को सपनों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्त, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 3 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, और इस योजना के आधार पर ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की संसद यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के नाम से एक बिल प्रस्तुत किया। चलिए पहले ब्रिटेन की संसद को समझने से पहले हम लोग अपने देश की संसद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी संसद के 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। कॉमन सभा को हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं और लॉर्ड सभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ की लोकसभा है वैसे ब्रिटेन की कॉमन सभा है, जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा है वैसे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के कॉमन सभा में भारतीय स्वतंत्रता बिल के नाम से जो है इस विधेयक को प्रस्तुत किया और 15 जुलाई 1947 ईस्वी को इस बिल को कॉमन सभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। फिर इसके अगले दिन यानी 16 जुलाई 1947 ईस्वी को लॉर्ड सभा ने भी इस बिल को क्या कर दिया, पारित कर दिया। इस कॉमन सभा और लॉर्ड सभा द्वारा इस बिल को पारित होने के बाद इसे ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जो है ब्रिटेन के सम्राट को हस्ताक्षर करने के लिए 18 जुलाई 1947 ईस्वी को
ब्रिटेन के सम्राट के पास भेजा गया हस्ताक्षर करने के लिए। ब्रिटेन के सम्राट के हस्ताक्षर करने के बाद इस बिल को हम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई कानून बनता है तो भारत की संसद बनाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही यह बिल का रूप ले पाता है। तो उसी तरीके से ब्रिटेन के संसद में भी इसे कॉमन सभा, लॉर्ड सभा में लाया गया, फिर ब्रिटिश सम्राट के पास जो है हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया। हस्ताक्षर करने के बाद ही इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना गया। चलिए इस अधिनियम की जो मुख्य बातें थी उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करते हैं। दोस्त, इस अधिनियम के तहत हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे किन किन क्षेत्रों को मिलाकर भारत और पाकिस्तान का निर्माण होता है, और इस अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं उनको भी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय भारत में जो प्रांतों की संख्या थी वो 11 थी, यानी 11 प्रोविंस थे। इनमें से 6 प्रांत ऐसे थे जो हिंदू बहुल थे। ध्यान दीजिएगा, 6 प्रांत ऐसे थे, क्या थे, जो हिंदू बहुल थे। यहाँ पर हिंदू जो है मेजोरिटी में थे, और इसमें से 5 प्रांत ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल थे। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम बहुल। पाकिस्तान का जो निर्माण होना था वो इन्हीं 5 प्रांतों को मिलाकर होना था। जो हिंदू बहुल प्रांत थे वो आपके संयुक्त प्रांत, यानी जो उत्तर प्रदेश को ही संयुक्त प्रांत पहले कहा जाता था, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बॉम्बे, ये हिंदू बहुल प्रांत थे। यहाँ पे कोई समस्या नहीं थी। समस्या केवल यही 5 प्रांतों में थी। वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे। मुस्लिम बहुल जो 5 प्रांत थे वो थे सिंध, पंजाब, बंगाल, असम का सिलहट, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। चलिए डायग्राम के माध्यम से इसे समझते हैं। यानी मुस्लिम बहुल जो प्रांत थे उनकी संख्या कितनी थी? मुस्लिम बहुल प्रांतों की संख्या 5 थी। 5 प्रांत ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल थे। पहला आपका था सिंध। ध्यान दीजिएगा, 1945 ईस्वी में जब ब्रिटेन का चुनाव हुआ था तो उस समय जो है जो 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत हमने बताया था, इन प्रांतों की विधानसभाओं के भी चुनाव हो गए थे। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाने लगा तो उसमें जो है पहला प्रांत सिंध था। सिंध का निर्णय सिंध की विधानसभा पर छोड़ दिया गया कि सिंध की विधानसभा यह निर्णय करेगी कि वो भारत में जाएगी या फिर पाकिस्तान में जाएगी। तो सिंध की जो विधानसभा थी, उस सिंध जो था वो मुस्लिम बहुल मेजोरिटी वाला क्षेत्र था। सिंध की विधानसभा ने कहाँ जाना स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान में जाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सिंध जो है पाकिस्तान में चला जाता है। और जो दूसरा प्रांत था वो था आपका पंजाब। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा प्रांत था वो था आपका पंजाब। पंजाब में आपका जो है इधर पूर्वी पंजाब था। ध्यान दीजिएगा, पंजाब में जो है आपका पूर्वी पंजाब था और पश्चिमी पंजाब था। पूर्वी पंजाब और पश्चिमी। पूर्वी पंजाब की जो जनता थी वो हिंदू बहुल थी। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी पंजाब की जो जनता थी वो कैसी थी? वो हिंदू बहुल थी, जबकि पश्चिमी पंजाब की जनता जो थी वो मुस्लिम बहुल थी।
वो मुस्लिम बहुल थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पंजाब का निर्णय भी पंजाब की विधानसभा पर छोड़ दिया गया। पंजाब की जो पूर्वी पंजाब की विधानसभा थी, जो हिंदू बहुल थी, पूर्वी पंजाब की जो विधानसभा जो हिंदू बहुल थी, उसने जो है भारत में आना स्वीकार कर लिया। और जो पश्चिमी पंजाब की जनता थी वो मुस्लिम बहुल थी, उसने जो है पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया। इस प्रकार इस प्रांत की भी समस्या का हल निकाल लिया गया। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा प्रांत था वो बंगाल था। ध्यान दीजिएगा, वो तीसरा प्रांत जो था वो बंगाल था। बंगाल में भी आपका जो है पूर्वी बंगाल, ध्यान दीजिएगा, बंगाल में भी आपका पूर्वी बंगाल था और पश्चिमी बंगाल था। पश्चिमी बंगाल की जनता जो थी वो हिंदू बहुल थी और जो है पूर्वी बंगाल की जनता जो थी वो मुस्लिम बहुल थी। तो पूर्व बंगाल का निर्णय भी बंगाल की विधानसभा पर छोड़ दिया गया। तो बंगाल के जो विधानसभा की जब बैठक बुलाई जाती है तो पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला क्षेत्र था, उसने पाकिस्तान में जाना स्वीकार कर लिया और जो पश्चिम बंगाल जो कि हिंदू मेजोरिटी वाला क्षेत्र था, उसने जो है भारत में आना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पंजाब की समस्या का भी समाधान निकाल लिया जाता है। और आपका जो तीसरा प्रांत था, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके अलावा आपका जो तीसरा प्रांत था वो प्रांत था आपका असम का सिलहट। चौथा प्रांत जो था वो था असम का सिलहट, तीसरा हो गया था असम का सिलहट। और जो आपका पांचवा प्रांत था वो था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इन दोनों जगह जो है क्या करवाया गया था, इन दोनों जगह जनमत संग्रह करवाया गया था, यानी रेफरेंडम करवाया गया था। असम के सिलहट में जब जनमत संग्रह करवाया गया तो असम के सिलहट की जनता ने जो है पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया। इसलिए असम के सिलहट जो है पाकिस्तान में चला जाता है, बाकी जो बचता है वो भारत का हिस्सा बन जाता है। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहाँ पर भी जनमत संग्रह करवाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई डॉक्टर खान की सरकार थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जनता को जो है भड़का दिया था। इसलिए जनता ने जो है जब वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जनता ने कहाँ जाना स्वीकार किया, पाकिस्तान में चली गई। ये भी पाकिस्तान में चली गई। दोस्त, जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान में चला गया तो खान अब्दुल गफ्फार का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिन्हें भारत का सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन यानी रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। ये गांधीवादी विचारक थे। इन्होंने जो है ये कांग्रेस से इतने दुखी हुए, इनका एक स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और मरने के लिए भूखे भेड़िए के सामने छोड़ दिया, यानी पाकिस्तान की तुलना इन्होंने भूखे भेड़ियों से की। मरणों उपरांत इन्हें जो है भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न भी दिया गया। 1986 में इसकी मृत्यु होती है और 1987 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये जो है प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता थे, जबकि पहला भारत रत्न जो है एक भारतीय यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। इस प्रकार जो मुस्लिम बहुल वाले प्रांत थे उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्त, इस अधिनियम की जो और मुख्य बातें हैं, ये तो पार्ट 1 में था, और इस अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं, जो बची हुई बातें हैं, हम पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। हमारी वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।